अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ अफेयर्स पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अरूज बेग। नाजरीन, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई इंसान अपनी मॉर्बिड किस्म की ओबेसिटी को, मोटापे को शिकस्त दे सकता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर सईद अहमद। हम उन्हीं की जुबानी उनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे कि उन्होंने अपनी ओबेसिटी को, अपने मोटापे को कैसे शिकस्त दी। तो आपका पहले वजन कितना था? दो तीन चीज़ें थी जो कि मुझे नुकसान दे रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए। तो मेरा वज़न उस वक्त, जब मैंने ये फैसला किया या जब शुरू किया, तो उस वक्त 122 kg, 2.5 kg यानी 122 किलो मेरा वज़न था। तो फिर जब मैंने ये देखा तो आम जो रूटीन में यही आता था कि जो चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं, और आप वॉक करें और हेल्दी फूड खाएं, जिस तरह फल खाएं, इस तरह की चीज़ें खाएं। तो उन चीज़ों की तो अल्लाह का शुक्र है कि घर में भरमार होती है, या हम थोड़ा सा अफोर्डिंग क्लास जो है, तो इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वही खाते थे तो वज़न और बढ़ जाता था। मरीज़ों को हम देखते हैं कि इनकी बीमारी है, और हमें पता भी है कि इसके ब्लड प्रेशर की वजह, दिल के दौरे की वजह, शुगर की वजह, जोड़ों की तकलीफ़ की वजह, फैटी लिवर की वजह, ये सारी की सारी मोटापा है, ये ओवरवेट है। तो उस वक्त मैंने फिर अपने आप को भी जब देखा कि थोड़ा सा चलना है तो उससे सांस चढ़ना शुरू हो गया। अब मुझे कोई अगर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाने का कोई मौका ऐसा होता था, मेरे अपने प्रेमिसेस में जहाँ वर्किंग प्लेस में भी सीढ़ियाँ हैं, तो मैं ये कहता था कि झूठी हो, मुझे ऊपर जाना पड़े तो बैठ जाऊँ। मेरे ऊपर अगर कोई पेशेंट दाखिल होता था तो मैं कहता यार उसको नीचे बुला लो, ऐसे करके। तो ये बड़ा मेरे ज़हन में भी ये होता था कि वहाँ अगर किसी के मिलने जाना है तो वहाँ सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ने चाहिए। इतना सांस चढ़ता था और थकावट जल्दी हो जाती थी। रात को फिर दिल करता था कि कोई दबाए। मेरे बच्चे मुझसे तंग आ गए थे कि ये टांगें दबाता रहता है, कुछ और करता नहीं है। तो बाज़ एक वक्त तो ऐसा आया कि मैंने परमानेंट मालशिया रखा हुआ। मैंने कहा कि चलें, ये रात को क्लिनिक से जाते हुए ना मुझे थोड़ी सी मालिश कर दिया कि मैं फ्रेश हो जाऊंगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना, तो फिर मैंने कहा जी वॉक करनी चाहिए। वॉक करते करते ना रेसकोर्स पार्क में मैंने बड़ी मुश्किल से शुरू में आधा चक्कर लगाता था, फिर बैठने को दिल चाहता था कि बैठ जाएं, फिर उठ के दोबारा चक्कर नहीं लगाता था। तो करते करते मैंने मुश्किल से एक चक्कर कंप्लीट करना, लेकिन वजन था कि वो उधर ही था, बाकी जो तकलीफें थी वो भी उसी तरह थी। तो मेरी एक छोटी सी आदत है, अच्छी है या बुरी है, तो मैं जब अलहदा होता हूँ या खाली या चल रहा होता हूँ ना, तो मैं वहाँ ना उसमें गाने सुनता रहता हूँ या वॉक भी करूँ तो मेरा ये शौक है कि मैं उसमें गाना को लगा लेता हूँ, पुराना नया या तो इस तरह मैंने यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते ना वो एक आया कि जी वज़न कम कीजिए, साइंटिफिक तरीका वज़न कम करने का। तो वो कोई इंडियन ब्रॉडकास्टर था, तो मैंने कहा अच्छा ये क्या है। अच्छा, अब मैंने जब उसको सुनना शुरू किया तो मुझे पहली लाइन जो उसकी वो नज़र आई ना, उसमें जो मुझे समझ आई उसकी समझ आई कि हर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ले जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो जो इंसुलिन है अगर वो कम है तो इसका मतलब है कि आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज नहीं होगा, आपकी फैट मेटाबोलाइज होगी, जो वो मैं पहली बात वहाँ से सीखी। अब उसके बाद मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट तो हर चीज़ में होता है जो हम खाते हैं। अब आप रूटीन में देखें तो हमें 80-85% चीज़ें तो वही खाते हैं, नान है, कुलचा है, रोटी है, चावल है, बोतल है, जूस है, दूध है, दही है, फल है, बेकरी है। हमारी जितनी भी सुबह से लेकर शाम तक ग़िज़ा यही होती है। तो मेरी एक आदत ये भी थी कि मैं सुबह उठा हूँ ना तो बेड टी पीनी है। तो बेड टी का जो है ना वो तरीका मेरा बड़ा आजकल देख के मैं अपने आप अंदर शर्मिंदा भी होता हूँ, और मुझे आता है कि यार मैं ये क्या करता रहा कई साल तक। तो उसमें ये होता है कि दूध लेना है, वो भी खालिस लेना है, और उसके अंदर पत्ती भी ढेर सारी डालनी है, और फिर चीनी भी जो है ना दिल खोल के डालनी है। तो दैट वाज माय फर्स्ट मील, ये होता था मेरा पहला खाना। उसको चाय पी लिया, और उसके साथ फिर ढूंढना है कि कोई चीज़ है, कोई बिस्किट है, कोई स्लाइस है, कोई चीज़ है, इसके साथ वो खाना है। तो जस्ट ये एक बेड टी है। इसके बाद आपने तैयार होना है, और तैयार होने के बाद आपको जो है 1-2 पराठा भी होना चाहिए,
साथ में आपका अच्छा नान चने हो, ये बाकी चीज़ें हो, ये लवाजमात हो। तो चूंकि मैं वर्किंग मैन था, ओनली वर्किंग मैन है इसमें था, तो मेरी आवभगत भी ज़्यादा कि इन्हें बड़ी मेहनत करनी है, कमाना है, खाना है, तो इसी से खाना है, तो वो सारी चीज़ें उसमें। फिर हमने ये भी सुना हुआ था कि एक एप्पल जो है अगर आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो ये इट कीप्स अवे द डॉक्टर, तो वो भी हमने लेना है, फ्रूट भी लेना है। और साथ में अगर किसी दिन बेगम बहुत खुश है तो उसने आपके लिए जूस भी बनाया हुआ है, या जूस नहीं है तो मैं वैसे लस्सी का बड़ा शौकीन था। तो ये मेरा एक तरह से ना नाश्ता होता था। तो उसके बाद मैं वर्किंग प्लेस में जाता था तो वहाँ भी चाय रेडी है, और चाय बड़े खालिस दूध की, ठीक ठाक, और चीनी उसमें टिका के। फिर इसी तरह आप दोपहर का खाना है वो भी अच्छा, फिर शाम की चाय है, फिर रात का खाना है, और रात के खाने के बाद सोने से पहले आपको एक गिलास अच्छा खालिस दूध चीनी के साथ। तो ये एक रूटीन थी जिससे कुछ समझ नहीं आती थी कि ये। तो सर फिर क्या हुआ कि आपने सोचा कि नहीं यार ये बस कर। जब मेरा वजन ये इस तरह बढ़ना शुरू हो गया ना, थकावट हो गई, मैंने वॉक करनी शुरू की कि यही वॉक से ये सही हो जाएगा। तो वॉक तो होती नहीं थी, वो थोड़ा चलते थे तो बैठ जाते थे, थोड़ा चलते थे बैठ। तो जब मैंने ये सुना ना कि असल काज जो है वो तो ये है कि आपका मोटापा जो है वो होता इससे है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट को मेरी समझ में जो शुरू में आया वो यही था कि चावल नहीं खाने, और बोतल नहीं पीनी, और रोटी नहीं खानी। तो मैंने कहा अच्छा चलो स्किप कर देते हैं इसको। जब मैंने उसको छोड़ा कुछ दिनों के लिए तो बड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई, क्रेव हुई, मुझे भूख लगे बार बार, या दिल करे और खाने को। लेकिन 18 जनवरी 2022 को मेरा वजन 122.5 kg था। उस दिन मैंने तहैया कर लिया कि आज के बाद नहीं है, बस कुछ नहीं होगा आज के बाद, जो भी होगा। तो मेरा एक तरह से ना पक्का इरादा कर लिया। तो फिर मैंने देखा कि मैंने ये छोड़ा है तो इसमें फर्क इतना नहीं पड़ा। मुझे एक हफ्ते में ना कोई आधा किलो 1 किलो के करीब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो बड़ा ही है, इस तो रफ्तार है, मैं जल्दी थक जाऊंगा। फिर मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। तो फिर जो अगला पॉइंट मुझे मिला वो ये था कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, और कौन कौन सी चीजें कार्बोहाइड्रेट में आती हैं जो मैं रोज खाता हूँ। उसमें फिर वही है, नान, कुलचा है, रोटी है, बोतल है, जूस है, दूध है, दही है, फल है, और जितनी बेकरी की चीजें हैं या अल्ट्रा रिफाइंड चीजें हैं वो छोड़ देनी है। मैंने फिर क्या किया कि अपना खाना जो है ना, वो नाश्ता जो है, पहले वो तो छोड़ी, मैंने ब्लैक टी पे आ गया। पहले जो बेड टी लेते थे वो ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी में आ गया, उसमें कोई गुड़, शक्कर, चीनी या दूध नहीं डालते थे। उसके बाद जो पहला मेरा नाश्ता ब्रेकफास्ट होता था वो तकरीबन 10-11 बजे, तो उसमें मैंने रोटी छोड़ दी। तो जो सालन बचा होता था ना, उसमें कोई भी हो, उसको मैं चम्मच से खा लेता था, साथ में सैलेड खा लेता था। तो फिर उसके बाद शाम को फिर वही खाना खा लिया, और कभी कभार थोड़ी सी रोटी ले ली। तो इसमें मुझे फर्क तो पड़ा, लेकिन बहुत कम। फिर जब मैंने उसको डिटेल से थोड़ा स्टडी करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों की मैंने देखी। एक जैसन फंग हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जो कि बहुत सबसे पहले जिन्होंने एक तरह से मैंने दुनिया को बताया कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या मोटापा है, इसको कैसे ख़त्म करना चाहिए। उसने एक बड़ी बुक भी लिखी है जो बेस्ट सेलर बुक है, वो मैंने ऑनलाइन उसके ऑर्डर किया और उसको देखा मैंने। उसको जो जो बंदा पढ़ता गया, मैंने कहा ये तो दुनिया ही और है। ये तो हमने अपनी ज़िंदगी के जो है 67 ईयर ऐसे ही गुजार दिए हैं, और गलत तरीके से गुजार। आप में मोटिवेशन मौजूद थी कि मैंने स्मार्ट होना है। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं ना कि वो उनको मोटापा हो जाता है, उनमें मोटिवेशन नहीं आती कि मैंने स्मार्ट होना है। बिल्कुल मोटिवेशन थी, बल्कि शर्मिंदगी भी होती थी कई दफ़ा कि बाज़ औक़ात कोई गिफ्ट लाता था बाहर से, कोई पैंट ले आया, जर्सी ले आया, कोट ले आया, ब्रांड की चीज़ ले आया, महंगी चीज़ ले आया, या यहाँ भी अभी किसी शॉप पे चले गए तो आपके लिए कोई पैंट ही फिट नहीं आती। तो जब आप ओबीस थे, बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार थे, तो आपकी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को कौन कौन से मसाइल और दरकार थे? मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, फिर शुगर होना शुरू हो गई। पहले मैं अपने आप को खुश देखता था कि मैं प्री डायबिटिक हूँ, शुगर अभी नहीं आई, तो खुश हो जाता था।
और लेकिन फिर मेरी शुगर भी निकल आई, यानी ब्लड प्रेशर भी हो गया, शुगर भी हो गया, मोटापा भी हो गया, थकावट भी होनी शुरू हो गई, चिड़चिड़ापन भी आना शुरू हो गया, डिप्रेशन शुरू हो गई। और कोई बात करता था तो वो ऐसा लगता था कि जैसे मैं इसको कुछ करूं या ये मुझे कर दे। तो ये जहां नहीं भी बोलना होता था वहां भी बोलना शुरू कर दिया। तो ये वो चीजें थी जो मैं नोट कर रहा था डे बाय डे। तो उसमें फिर ये हो गया, जब शुगर बाहर आएगी मैंने कहा अब तो ये फिर ये है कि दवाइयों पे लग जाएं, ये दवाई खा लें, वो दवाई खा लें, जो हम मरीजों के साथ करते हैं। तो उस वक्त फिर मैंने जब वो जैसन फेंग को पढ़ा ना, तो उसने कहा कि नहीं, जो आप टेस्ट कराते हैं ना मरीजों के, वो हम टेस्ट क्या कराते हैं, डायग्नोसिस के लिए हम टेस्ट कराते हैं, फास्टिंग इंसुलिन करा ली, रैंडम या पोस्टप्रेंडियल करा ली, या बड़े तीर मारा अगर कोई शक है तो उसका एक टेस्ट होता है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी 75 ग्राम फास्टिंग पहले शुगर चेक की, फिर 75 ग्राम जो है ना उसको ग्लूकोज पिलाया, और फिर उसकी 2-3 दफा शुगर चेक की। उसमें अगर शुगर बढ़ गई तो हम कहते हैं हाँ आपको शुगर है या नहीं है। या बड़ा आप कैसे शुरू हो गए हैं आजकल में कि HbA1c करा लें, 3 माह की शुगर कैसी है, तो ये देख लिया हमने। तो लेकिन जैसन फेंग ने, या जब मैंने उसको पढ़ा, उसने कहा ये तो बड़े धोखा देने वाले टेस्ट हैं, इससे तो बंदे को पता ही नहीं चलता कि मुझे अंदर मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वहां से मैंने, हालांकि ये टेस्ट पहले मौजूद है, ये नहीं कि जैसन फेंग ने इजाद किया, लेकिन उसने ये समझे कि रिवाइज किया उसको। उस टेस्ट को कहते हैं HOMA-IR, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो पहली दफा मैंने नाम सुना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ये क्या बला है, तो इसमें कैसे आया, इसको चेक कैसे करते हैं। तो जब मैंने अपना किया ना इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट, तो वो बेसिकली होता है, आम सा टेस्ट है। वो इस तरह होता है कि आपने अपनी फास्टिंग इंसुलिन चेक करानी है, से आपकी फास्टिंग इंसुलिन आ गई है 150, तो फिर साथ ही उसके आपने फास्टिंग ब्लड शुगर और फास्टिंग आपने इंसुलिन के साथ इसको जो है आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको यूनिट्स में उसको करना है जो इंसुलिन है, और ब्लड शुगर जो है वो ग्लाइसेमिक उस पर इसको मल्टीप्लाई करना है, और उसको 405 से आपने डिवाइड करना है। तो जो रिजल्ट आपका आएगा ना, उसमें हम देखते हैं कि इसको कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अगर तो आपका रिजल्ट जो आता है ना 1.5 के करीब करीब है या इससे कम है, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इससे ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अब आप सुन के हैरान होंगे कि जो मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू में आया वो 11 था, तो वो 11 मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस थी। उसका मतलब ये था कि मेरे अंदर, बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही थी। वो काम क्या है इंसुलिन के, वो 2 काम है बेसिकली, कि इंसुलिन का नंबर 1 काम है कि आपकी शुगर को नीचे रखे, और दूसरा काम है कि आपकी फैट को बढ़ाए। यानी वो इंसुलिन को भी नीचे रख रही थी और मेरी फैट भी बढ़ा रही थी, मुझे मोटापा भी कर रही थी। तो दोनों काम इंसुलिन बड़े तरीके से कर रही थी। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कब डेवलप होती है, वो होती है कि जब आपके अंदर इंसुलिन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी डायबिटीज या ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं है, या ब्लड शुगर भी ज्यादा है, इंसुलिन भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है इंसुलिन आपका काम नहीं कर रही, आपकी ब्लड शुगर को नीचे नहीं कर रही, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, यानी इंसुलिन के आगे रुकावट आ गई, जो इंसुलिन अपना बुनियादी काम है वो नहीं कर रही। तो वो दिन जो था वो मैं बड़ा मुश्किल से मैंने गुजारा।